हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल सीईटी प्रेप बाय सुपरग्रेड्स। मैं आप सभी का आशीष सर वापस आप लोग के बीच में आ चुका हूं। एक बहुत बढ़िया सीरियस वीडियो मान लो या फिर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो समझ लो, जैसा आपको जो समझना है वैसा समझो, बट अल्टीमेटली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो सीयूईटी 2026 को टारगेट कर रहे हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा कि कब तैयारी कैसे चालू करें। और अगर मैं नवंबर मंथ की बात करूं तो नवंबर मंथ में कुछ ही दिन रह गए हैं, और अगर बच्चा सीरियस है तो वो 5 मंथ्स का प्लानर आप लोग के बीच में लेके आ चुका हूं। 5 मंथ्स मतलब 150 डेज का रोड मैप स्टडी करने के लिए आप लोग को बता रहा हूं कि अल्टीमेटली आपको पढ़ना कैसे है और किन किन तरीकों से अगर आप उस अकॉर्डिंग पढ़ते चले गए तो मैं कह रहा हूं सीयूईटी 2026 के अंदर इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपके लिए केक वॉक होने वाला है। समझ में आया? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको एक एक बारीकी बताऊंगा कि कैसे करके जाना है और क्या क्या पढ़ना है, वो तक बताऊंगा आप लोग को इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोग का काम इतना आसान हो जाए कि आप खुद बोलो कि आशीष सर ने जो जो बताया वैसा वैसा अगर करते चले गए, स्काई इज द लिमिट। समझ में आया गाइस? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए गाइस, अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक डोमेन सब्जेक्ट का, अगर मैं इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं, अल्टीमेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल से क्यों हो जाता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन सब्जेक्ट के अंदर आएगा सीयूईटी के अंदर, विच बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स मेक डिसीजंस, ताकि एसेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स जाएगा जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स टारगेट अगर कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एसआरसीसी की इन सब की बात करूं, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स टारगेट कर रहे हैं, बीकॉम, बीबीए और टॉप रिकॉग्नाइज अच्छी खासी लेवल पे अगर अपन बात करें यूनिवर्सिटीज को अगर टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स शुड हैव देयर मेन पार्ट। और इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस स्लाइड को इसके अंदर डाला ताकि आप लोग को समझ में आए कि इकोनॉमिक्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होता है ना, बच्चे हर बार इकोनॉमिक्स को, पिछले बार 25 तक की अगर मैं बात करूं, 25 में तो धमाका हो ही गया था, आप लोग को पता ही है। माइक्रो का तड़का जो इस बार लगा दिया था एनटीए ने, जिसके कारण बहुत बच्चे धैले भर के निकल ही गए, बिल्कुल स्क्रीन से, रेस से ही बाहर हो गए। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कहां वो लोग गलती कर गए। मैं आप लोग को बताता हूं अब इकोनॉमिक्स पढ़ने का 3 तरीके के मंत्र होने चाहिए आपके पास। और सबसे पहले अगर आप टारगेट करो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स शुड बी योर पार्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप डेफिनेटली बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि 12th का तो रेलेवेंसी रखता ही है, और आज तक आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी वही इंपॉर्टेंस दिया था। पर थोड़ा सा लगाम लगा लो, थोड़ा सा रुक जाओ, अब आपको तजुर्बा देना पड़ेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के एंगल को भी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस बार 25 में जो तड़का मारा है एनटीए ने, जिससे मतलब बच्चों को समझ में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि बच्चों ने काय पे फोकस किया था, मात्र मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईडी को पढ़ के चले गए और उसके भरोसे पे चल गए थे कि हाँ देखा जाएगा, और एनटीए ने डाल दिए डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बकायदा कॉस्ट, रेवेन्यू, सबके क्वेश्चन डाल के रख दिए, जिसमें बच्चों का पुंगी जाम हो गई और बच्चे वहीं पर फेल हो गए। मैं वही बोलूंगा, फेल ही हुए हैं बच्चे जम जमकर, और जो लिस्ट से ही बाहर हो गए। तो मेरा बस इतना सा रिक्वेस्ट है, अब अपन को 3 लेवल पे शुक्र मनाओ, एनटीए अभी स्टैटिस्टिक्स पे फोकस नहीं कर रहा है। आई नेवर नो, कल को अगर स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन आ गया तो कहीं ना कहीं एनटीए एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा कि भैया आपको इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना है तो 11th और 12th दोनों को, क्योंकि 11th में आपकी स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है, और 12th में आपको आईईडी और मैक्रो इकोनॉमिक्स का तड़का लगता है। तो वो कहीं ना कहीं चारों को कंप्राइज करके भी पेपर बना सकता है, यू नेवर नो, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग इन इकोनॉमिक्स। समझ में आया? तो ये आपके 3 डोमेन, एक्चुअली सब डोमेन बोल सकता हूं, इकोनॉमिक्स तो एक खुद डोमेन सब्जेक्ट है, पर उसके अंदर आपको इन तीनों की इतनी कंठस्थ तैयारी करनी पड़ेगी जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं आपके लिए 150 डेज का जो प्लानर लेकर आया हूं, वो किस तरीके से मैंने डिजाइन किया है, एक बार उसको देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए गाइस, ये एक बार एक प्लानर को आप एक बार समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया प्लानर बनाया मैंने, ताकि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अल्टीमेट स्टडी हो जाएगी किसी बच्चे की। जो बच्चा आज इस वीडियो में, इस क्षण अगर ये वीडियो देखेगा, अगर वो नवंबर, आज की तारीख है 24 नवंबर को अगर वो खड़ा है और ये वीडियो वो देख रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि आज के 6 दिन भी और वो एंजॉय करके 1 दिसंबर से भी अगर वो सीरियस हो गया, उसके लिए ये रोड मैप पूरा तैयार करके रखा है, अज्यूमिंग कि आपका पेपर होगा मई 2026।
इस तारीख के अगर अपन टारगेट करें तब तक के लिए मैंने ये प्लानर रेडी किया है, ये रोड मैप रेडी किया है। एक बार देखिए कैसे मैंने तैयार किया है। अल्टीमेटली आपको मैंने इसको 4 फेज में डिवाइड करा है। फेजेस की बात कर रहा हूं, 4 फेज में डिवाइड किया। पहले फेज के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैंने पहला फेज बनाया है 45 डेज का। 45 डेज का जो फेज रहेगा, जिसके अंदर अगर आप 12th के बच्चे हो, डेफिनेटली 12th के बाद ही आप प्रिपेयर करोगे, तो उनके लिए मैंने फर्स्ट फेज के अंदर बोला है स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बच्चा 12th की तैयारी कर रहा होगा, डेफिनेटली उसको ये सारे टॉपिक से तो रूबरू बिल्कुल होगा ही होगा। कौन कौन से टॉपिक से, ध्यान से देखिए। नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे? आपका एडीएस आ गया, डेफिसिट डिमांड वाला आ गया, एक्सेस डिमांड वाला आ गया, और आपका वो आ जाएगा मनी मल्टीप्लायर वाला, जिसके अंदर K = 1/MPS वाला वो वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मनी एंड बैंकिंग हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रख लिया, गवर्नमेंट बजट और फॉरेक्स रख लिया। तो मोटा माटी में सीयूईटी की बात कर रहा हूं, ना कि बोर्ड की एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। अगर मैं सीयूईटी के एंगल से कवर अप करने की बात कर रहा हूं तो इन चैप्टर का तो कंठस्थ आपको होना ही चाहिए। इतना अच्छा प्रिसाइज नॉलेज होना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन इधर से घुमा के आया तो भी आपका बेस स्ट्रांग है, और आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो इसमें से कई मार्क्स आपके नहीं जाने वाले हैं। तो 45 डेज फ्रॉम डे 1 दिसंबर से बात कर रहा हूं। अगर आप 45 डेज को टारगेट करते हो तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाना चाहिए टेंटेटिवली जनवरी 15 के अकॉर्डिंग मैं बात करने की बात कर रहा हूं। 1.5 महीने की बात चल रही है, आप उसके हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाली बात हो गई अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट फेज में आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली आईईडी को थोड़ा सा बैक ऑफ करवाया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहने को मैं 50 दिन भी दे सकता था इसको, बट स्टिल मैंने दोनों क्या किया, इक्वल बांटा है कि हाँ बच्चे इतना 11th में पढ़ के आ चुके हैं, जस्ट टू रिकॉल करना रहेगा। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है तो इसलिए आप 50 डेज भी कंसिडर कर सकते हो, बट मैंने 45 डेज का ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। इसमें बच्चे को पढ़ना पड़ेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। कम ऑन गाइस, मतलब मैं बोल रहा हूं अल्टीमेटली यू हैव टू बी सो स्ट्रांग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ही आपका खेल बिगाड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, जिसके अंदर टॉपिक मैंने कुछ मेंशन करके रखे हैं, और भी टॉपिक्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बट मेजरली ये पूरा अगर आपने कवर अप कर लिया तो फिर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स भी केक वॉक हो जाएगा। देखिए कौन कौन से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एक चैप्टर है, सप्लाई एक चैप्टर है, मैंने उसको डिमांड एंड सप्लाई बोल दिया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दोनों का ईडी और ईएस दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, कॉस्ट वन ऑफ द नॉन नेगोशिएबल चैप्टर्स के अंदर आता है। रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड मार्केट। अल्टीमेटली ये सारे जो टॉपिक्स आपकी जो मैं बात कर रहा हूं ना, इन टॉपिक्स को अगर आपने ढंग से कवर कर लिया तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये पूरा दायरा, एक जो बाउंड्री सर्कमफरेंस की बात कर रहा हूं ना, वो पूरा कवर अप हो जाएगा, इतनी गारंटी मेरी। तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से प्रिसाइज तरीके से आप 11th में पढ़ चुके हो, भरोसा रखो। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर भी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत सीरियसली ले लो गाइस, मैं अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि अब एनटीए चाहेगा कि बच्चे क्रीम निकले, ना कि हर कोई निकल के आ जाए और हर कोई कॉलेजेस में जाके बैठ जाए। तो अगर आप उस चीज में पानी में हो उठते, आप वैल्यूएबल बच्चे बोलते ना, मेरा खुद में मेरी औकात है, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। अगर आपकी औकात है तो यू हैव टू बी वेरी मच प्रिसाइज अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो, क्योंकि इसमें से ही पेपर बन सकता है, अभी मैं गारंटी देके दे सकता हूं। नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा कम फेज दिया है, किस चीज को, 20 डेज का फेज दिया है। अगर मैं इन दोनों को समअप करता हूं तो समवेयर 90 डेज हो जाएगा इजीली। ठीक है, आप इक्विवेलेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट अगर मैं इसकी 20 डेज की बात करूं तो अपन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को छोड़ेंगे नहीं, पढ़ के हम सब जाएंगे, क्योंकि हमें तैयारी करनी है जम के। पढ़ेंगे तो हद कर देंगे, नहीं तो प्रोग्राम यही रद्द कर देंगे, हमें आगे नहीं पढ़ना, हमें कुछ नहीं करना, हम कुछ भी धंधा पानी कर लेंगे पर हम पढ़ाई नहीं करेंगे। समझ में आया? पढ़ाई करेंगे तो हद करेंगे, इतनी वाली पढ़ाई होनी चाहिए। इसके अंदर मैंने लिखा है स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कौन कौन से टॉपिक्स है जो रिकरिंग नेचर में आ सकते हैं और जो आए भी हैं। उसके अंदर मैं बोलूं ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाली बात करेंगे, 1947 के पहले का सीन। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं उसके बाद 1950 से 1990 का एरा आप उठा के ले लोगे, जिसके अंदर अपन ने इंडियन इकोनॉमी क्या हुई उसकी। एलपीजी वन ऑफ द मोस्ट नॉन नेगोशिएबल चैप्टर्स है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, ये ऐसे हैं जो रिकरिंग नेचर में एक के बाद एक करके पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, आप 45 डेज और 45 डेज मिला के मैंने 90 डेज की बात करी। इसमें आप डेढ़ महीना इतने अच्छे से लगा दो, इतने तगड़े तरीके से लगा दो
कि आप अल्टीमेटली 90 डेज के बाद आप इतने श्योर शॉट हो जाओ कि 50 में से मेरे कम से कम 40 क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स होगा कि इसमें से जाने नहीं वाले। ठीक है, नेक्स्ट अपन 20 डेज की अगर अपन बात करें तो अपन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि छोड़ के कुछ नहीं जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैक्रो और माइक्रो से ही पेपर बनेगा, पर मैं ये गारंटी कह सकता हूं कि इस बार तीनों से भी पेपर बन सकता है, या इस बार मैक्रो से ही पेपर बन गया, या इस बार हो सकता है माइक्रो और आईआईटी का कॉम्बिनेशन आ गया, कुछ भी हो सकता है गाइस। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दोज पैटर्न्स। इसलिए हम पैटर्न पे नहीं जाएंगे, हम हमारी तैयारी पे भरोसा रखेंगे और बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये अब मैंने इसको 20 डेज दिया आपके अल्टीमेटली इस चीज को। तो 3 फेज में आपकी इतनी कहानी हो चुकी होगी कि मतलब मुझे पढ़ने के लिए कोई इतना दिक्कत नहीं है, जितना मेरा टॉपिक छूटा होगा मैं उस चीज को कवर अप कर चुका होऊंगा। अब देखो लास्ट फेज में मैंने बहुत सिस्टमेटाइज तरीके से मैंने 2 पार्टों में उसको बांटा हुआ है। ध्यान से देखिए कैसे। फेज 4A बोल रहा हूं मैं, इसको 40 डेज की बात करिए, तो 40 डेज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे? In this phase, student must analyze their weak areas and work on it for 15 days. मतलब मान लो आपको इन तीनों फेज के अंदर अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई टॉपिक में डाउट आ रहा है तो 15 दिन में आपको रेक्टिफाई कर लो, और अगर नहीं दिमाग लगा पा रहे हो तो फिर वहीं पर रुक जाना, उस टॉपिक को आप पॉज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? एफिशिएंसी पे ध्यान देंगे ना कि क्वांटिफिकेशन पे। समझ में आया? तो अगर 15 दिन में वो सॉल्व हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें कवर अप कर लोगे, दैट इज वेरी गुड। नेक्स्ट में जो बोल रहा हूं फेज बी की बात अगर मैं करूं, 4B की, आफ्टर एनालाइजिंग द वीक एरियाज रेक्टिफाइंग इट, स्टूडेंट मस्ट, मैं बोल रहा हूं मैंडेटरी बोल रहा हूं मैं, मैंडेटरी मस्ट अटेम्प्ट 10 to 15 मॉक पेपर्स सो दैट दे कैन इंप्रूव व्हाट ऑल थिंग्स। ध्यान से देखो, एफिशिएंसी विद स्पीड एंड ब्लेंड ऑफ एक्यूरेसी फॉर 25 डेज। मतलब मुझे एफिशिएंसी चाहिए, मुझे स्पीड चाहिए, मुझे एक्यूरेसी चाहिए, इसका तीनों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो मैं लिख के दे रहा हूं, अभी लिखवा लो मुझसे, स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लो कि अगर इसके बावजूद मार्क्स नहीं आए तो इसके अलावा फिर कुछ नहीं हो सकता गाइस। मैं अभी भी कह रहा हूं, इतना कंठस्थ तैयारी हो जाएगी इन बकायदा 40 दिनों की अगर मैं बात कर रहा हूं अल्टीमेटली, जिसके अंदर 15 दिन आपने इसमें दे दिया, रेक्टिफिकेशन में दे दिया, और नेक्स्ट अगर आपने 25 डेज टू 10-15 डेज अगर आपने ढंग से इसमें दे दिया, सिर्फ मॉक पेपर लगाना है, और मॉक पेपर मजाक नहीं करना है कि 15 क्वेश्चन लगा दिए फिर 15 लगा लिए, नहीं, एक साथ 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। इसके बाद ही आपको एनालाइज करना है कि मैं कितने पानी में हूं। समझ में आया? तो इस तरीके से आप जब तैयारी करोगे तो आप देख लो, आपका 45 डेज 20, आपका 110 डेज हो गया, इसमें 40 डेज और आप एड ऑन करोगे, आपके 150 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर CUET 2026। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप इतनी अच्छी प्रिसाइज तरीके से अगर तैयारी करोगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर मच मोर देन दिस। फंडा क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट देखो, मैं कुछ एक और चीज लाया हूं आप लोग के लिए, बहुत अल्टीमेट टॉपिक है, बहुत इजी लगता है, इजी होता नहीं है, जो कि है स्टडी स्मार्ट। देखो स्टडी स्मार्ट में एक ही फंडा है, ठीक है? एक चीज ध्यान रखना, ये 150 जो डेज का जो रोड मैप है ना, इसमें अकेले आपको इकोनॉमिक्स टारगेट नहीं करना है बेटा, ध्यान रखना, आपको इसमें बिजनेस का भी कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ सकता है, अकाउंट्स का भी लेके चलना पड़ सकता है। उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका डेली शेड्यूल। अगर शेड्यूल सही नहीं बना है, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हो पाएगा। ये वीडियो सब अभी पॉज करके बंद कर दो, कोई सेंस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका शेड्यूल ही नहीं बना है, आप सीरियस ही नहीं हो। अगर सीरियस नहीं हो तो कोई मतलब नहीं होने वाला उस चीज का, मैं अभी भी कह रहा हूं। तो शेड्यूल पे इतना फोकस करो कि मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे मेरा शेड्यूल फॉलो करना है, क्योंकि मुझे CUET 2026 को टारगेट करना है। फंडा क्लियर हुआ? उसके बाद हर दिन आपको एक चीज सबसे ज्यादा करनी है, दैट इज एक्टिव रिविजन। एक्टिव रिविजन का मतलब मेरा यह है कि जो आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, अगले दिन नया टॉपिक चालू करने से पहले आपको प्रीवियस डे का रिवीजन करके ही बैठना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, आगे पार्ट पीछे सपाट अगर हो गया तो कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ते तो सब जा रहे हो और फिर धीरे धीरे पता चला जब मॉक लगाने बैठे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा आपसे। फंडा क्लियर हुआ? तो इस चीज का ध्यान रखना, यू हैव टू बी सो केयरफुल अबाउट इट कि अगर आपने एक्टिव रिवीजन नहीं करते गए तो होना क्या है, पढ़ते तो सब चले आओगे, वही आगे पार्ट पीछे सपाट वाला सीन हो जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए एक्टिव रिवीजन बहुत जरूरी है, ताकि रिटेंशन पावर अच्छा हो,
बेस अच्छा होता जाए, एक ही चीज को 10 बार पढ़ते जाओगे तो वो चीज जीवन भर याद रह जाएगी, और फिर तो कोई क्वेश्चन भी आ जाए, कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, इतनी गारंटी मेरी। तो स्मार्ट स्टडी का मैंने जो बोला अल्टीमेटली उसके दो एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, डेली शेड्यूल को आपको बहुत अच्छा फोकस करना पड़ेगा, और आपको एक्टिव रिवीजन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। फंडा क्लियर हुआ? बाकी अल्टीमेटली मैं बस इतना ही बोलूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। जितनी तैयारी कर रहे हो अच्छी करेंगे, खुद से ये वादा करेंगे कि हम लोग बहुत अच्छा तैयारी करने जा रहे हैं, और अगर हमने ये 150 डेज का प्लानर रेडी कर लिया, खुद के लिए तैयार कर लिया, मैं कह रहा हूं एसआरसीसी में बैठ के याद रखोगे आशीष सर को कि सर ने जो बोला था हमने किया, और वो चीज आज हम उस सीट पे बैठे हैं। एक स्टूडेंट की जो सीट आपने जो अचीव करी होगी ना खुद के दम पे, वो चीज आप ध्यान रखोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बस ये चीज जहन में बैठा लो कि करना है करना है करना है, और हम करके ही रहेंगे उसी मोटिव से। जस्ट डू रिवाइज, और एनी कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, आई विल जस्ट रिवर्ट यू बैक। Just all the very best, happy learning and goodbye.